दोस्तों मार्केट में चाहे दाल चावल खरीदते टाइम 10 बार सोचना पड़े, लेकिन जब नमक की बारी आती है तो दिल और दिमाग दोनों एक ही बात कहते हैं कि नमक लेना है तो बस टाटा का ही लेंगे। जी हाँ, वही टाटा सॉल्ट जिसे हम गर्व से कहते हैं देश का नमक। लेकिन इनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ गांधी जी का डांडी मार्च, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का सॉल्ट टैक्स और फिर आजादी के बाद की गरीबी में आयोडीन की कमी से ढेर सारी मौतें। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखकर टाटा ने ठान लिया कि हम बनाएंगे देश के लिए सबसे शुद्ध नमक। और फिर कुछ ऐसे शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें थी साइंस, स्ट्रगल और देश का भरोसा जीतने की जिद। चलिए आज हम जानते हैं उस एक चुटकी नमक की कहानी जिसने भारत की सोच बदल कर रख दी। दोस्तों भारत के इतिहास में नमक को सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की तरह नहीं देखा गया, बल्कि ये हमारी आजादी की लड़ाई का सिंबल था, जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जनता की आवाज बन गया था। असल में 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बनाया जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। रूल ये था कि अब तुम अपनी ही जमीन से निकला हुआ नमक यूज नहीं कर सकते। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने नमक पर भी टैक्स लगाकर बेसिक राइट्स ही छीन लिया था। बस फिर क्या था, महात्मा गांधी ने इस जुल्म के खिलाफ एक बोल्ड स्टेप लिया कि अब हम अपना नमक खुद बनाएंगे और ये सॉल्ट लॉ को कभी नहीं मानेंगे। यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक आंदोलन डांडी मार्च, जिसे आज हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती से डांडी तक करीब 350 किलोमीटर पैदल यात्रा की और समंदर किनारे पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश रूल की नींव हिला कर रख दी। इसकी वजह से हम आजादी के बाद तक नमक बनाने में तो माहिर हो गए थे, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब आयोडीन की कमी। असल में समुद्र से निकाले गए नमक में बहुत कम मात्रा में आयोडीन होता था, जिससे बॉडी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। साथ ही अक्सर लोग खुला हुआ नमक खरीद कर लाते थे जिसमें मिट्टी, कीड़े और फंगस तक लगे रहते थे, जिसकी वजह से 1980s के टाइम एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस पूरे देश में फैल रहा था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। असल में भारत की जनता, खासकर गांव वाले इलाके, आयोडीन डेफिशिएंसी से बुरी तरह से प्रभावित थे और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, बल्कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ता था, जिसके चलते बड़ी पॉपुलेशन में घेंघा जैसी बीमारी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। इस बीमारी में गले की ग्रंथि फूल जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और तो और ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर भी सीधा असर डाल रही थी। कई बच्चों में तो क्रेटिनिज्म यानी बौनापन जैसी सीरियस कंडीशन देखने को मिली, जहां बच्चा न ठीक से बोल पाता था, न चल पाता और शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से अविकसित रह जाता था। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस बीमारी का शिकार थी। उनकी डिलीवरीज अक्सर प्रीमैच्योर होती थी, बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते थे और आगे चलकर उन्हें ग्रोथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ये सब धीरे धीरे एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा था। और फिर इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मिलकर सरकार को एक अर्जेंट रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस क्राइसिस को रोकना है तो फिर हर घर में सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट पहुंचाना होगा। लेकिन दोस्तों चैलेंज ये था कि इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कौन लेगा आखिर इसकी जिम्मेदारी, और क्या इंडिया में है वो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस। उस समय श्री ND तिवारी, जो इंडिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि आज भी एक इंस्पिरेशन है। असल में इस प्रॉब्लम को डिटेल में जानने के बाद से वो पहुंचे श्री दरबारी सेठ के पास, जो कि उस समय टाटा केमिकल्स के हेड थे और साथ ही JRD टाटा के बेहद करीबी दोस्त भी। तिवारी जी ने दरबारी सेठ से पर्सनली रिक्वेस्ट की, सर प्लीज आप इस प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए और इस देश को कोई रास्ता दिखाइए। अब यह कोई सिंपल टास्क तो था नहीं, बल्कि इसके लिए टाटा को एक ऐसा सॉल्ट बनाने की जरूरत थी जिसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आयोडीन मिक्स किया गया हो। लेकिन इसके लिए ना तो इंडिया के पास सही टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा चैलेंज, सरकार ने सैंपल तैयार करने की टाइमलाइन रखी थी सिर्फ 1 महीना। अब टाटा के पास में 2 ऑप्शंस थे, या तो मना कर दो या फिर एक इम्पॉसिबल लगने वाले काम को पॉसिबल बनाकर दिखाओ। किसी भी बिजनेस लीडर के लिए ये एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन था, लेकिन टाटा कभी भी सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप थोड़ी न रही है, वो हमेशा से रहा है देश के डेवलपमेंट का हिस्सा। इसीलिए सेठ जी ने बिना एक दिन भी वेस्ट किए टाटा केमिकल्स की पूरी टीम को एक्शन में ला दिया और फिर दिन रात काम करके उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 1983 में पहली बार आयोडाइज सॉल्ट का सैंपल तैयार किया। यह नमक टाटा के लिए सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि ये थी नेशनल ड्यूटी, जिसे कि देश हित में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों टाटा के लिए अभी ये काम खत्म नहीं हुआ था,
क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, लेकिन उसे पूरे देश तक पहुंचाना एक अलग ही लेवल का चैलेंज होता है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी था एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन चुनना जहां प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। काफी सोच विचार, रिसर्च और एनालिसिस के बाद सेठ जी ने गुजरात जामनगर जिले के मीठापुर को चुना, जो कि एक कोस्टल एरिया है। और यहाँ न सिर्फ सॉल्ट और सी वाटर की भरपूर उपलब्धता थी, बल्कि रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भी यहाँ आसानी से हो सकती थी। लेकिन बात सिर्फ लोकेशन तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि टाटा नमक बनाने के ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर देश में एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाना चाहता था। और फिर इसके लिए टाटा ने इंडिया में पहली बार लाया फुल्ली ऑटोमेटेड वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इससे बनने वाला नमक न सिर्फ ज्यादा रिफाइंड होता था, बल्कि उसकी प्योरिटी भी कमाल की होती थी। और क्योंकि पूरा प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटेड था, इसीलिए हर बैच में हाइजीन को लेकर भी कोई खतरा नहीं था। ऊपर से टाटा ने इंश्योर किया कि आयोडीन की सही मात्रा हर क्रिस्टल में बराबर मिले, ताकि टेस्ट भी बना रहे और हेल्थ बेनिफिट्स में भी ये नमक पूरी तरह से इफेक्टिव साबित हो। यानी पहली बार भारत को एक ऐसा नमक मिलने वाला था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी पूरी तरह से खरा उतरता। लेकिन दोस्तों, ये सब जितना कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। उस समय भारत में इतनी एडवांस मशीनरी और टेक सिस्टम्स को चलाने वाले एक्सपर्ट्स लगभग न के बराबर थे। इसीलिए टाटा ने बाहर के देशों से कई सारे इंजीनियर्स को बुलाकर इंडियन वर्कर्स को महीनों तक ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था आयोडीन की मात्रा परफेक्ट रखना, क्योंकि कम हुआ तो फायदा नहीं होगा और ज्यादा हुआ तो हेल्थ को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए टाटा ने हर एक बैच को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करना शुरू किया। बैच बाय बैच हर सैंपल को सावधानी से मेजर किया गया, ताकि हर बार एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिले। और दोस्तों, ये उस टाइम पर हो रहा था जब ज्यादातर कंपनीज R&D पर खर्च करने से बचती थी। लेकिन टाटा ने कहा, ये खर्चा नहीं, देश पर इन्वेस्टमेंट है। और उन्होंने रिसर्च, टेक्नोलॉजी और हाइजीन पर खुलकर इन्वेस्टमेंट किया। इन सब कोशिशों और इनोवेशंस के बाद टाटा ने भारत का सबसे पहला आयोडाइज्ड और हाइजेनिक सॉल्ट लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया टाटा सॉल्ट। अब दोस्तों, टाटा सॉल्ट तो बन गया था प्योर साइंटिफिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाला, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला था कि आखिर कैसे पहुंचाया जाए ये नमक देश के हर कोने तक। असल में 1980s और 90s के दौरान भारत में ट्रांसपोर्टेशन किसी जंग से कम नहीं थी। टूटी फूटी सड़कें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कंपनीज का कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन यहाँ भी टाटा ने हार नहीं मानी और उन्होंने खड़ा किया देश का सबसे बड़ा पैन इंडिया सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो मीठापुर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे गाँव तक ये नमक पहुँचा सके। लेकिन दोस्तों, फिर सामने आई एक और भी बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया जैसे ह्यूमिड देश में जब सॉल्ट खुला भेजा जाता था तो ट्रक या ट्रेन में नमक अक्सर गीला हो जाता, उसमें लम्प्स पड़ जाते थे और उसकी प्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। और फिर इसी प्रॉब्लम को देखते हुए टाटा ने भारत में पहली बार 1 किलो का सील्ड पॉलीपैक पाउच वाला नमक बनाया, जिसका हर पैक मॉइस्चर प्रूफ और सील्ड था। और सबसे जरूरी बात, इस पर आयोडीन लेवल साफ साफ लिखा होता था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि टाटा ने इतनी मेहनत की, इतना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर भी लोगों ने इस नमक को अपनाने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे का रीजन पता है? प्राइस। असल में टाटा ने अपने नमक का प्राइस रखा था 2 रुपए प्रति किलो, लेकिन उस समय लोगों के लिए नमक का मतलब था सिर्फ और सिर्फ स्वाद, ना कोई हेल्थ और ना ही कोई साइंस। लोग कहते थे कि भाई मोहल्ले के नुक्कड़ पे तो 1 रुपए किलो में खुला नमक मिल जाता है, तो फिर टाटा का नमक क्यों लें? लेकिन दोस्तों, टाटा को पता था ये लड़ाई सिर्फ मार्केट शेयर की नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। क्योंकि आयोडीन की कमी एक ऐसी स्लो पॉइजन थी जो कि आने वाली जनरेशंस की जिंदगियां बर्बाद कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए एजुकेट करना शुरू किया। स्कूल में बच्चों को बताया गया कि दिमाग को शार्प रखने के लिए आयोडीन कितना जरूरी है। गांव में हेल्थ कैंप्स लगाए गए जहां नमक फ्री में बांटा गया। साथ ही डॉक्टर्स के साथ भी सेमिनार्स किए गए और आयोडीन से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा टाटा ने टीवी एड्स, रेडियो जिंगल्स और प्रिंट कैंपेन्स के थ्रू भी हर जगह एक ही मैसेज दिया कि नमक वही जो देश के लिए अच्छा। साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए कंपनी ने देश का नमक जैसी नई टैगलाइन भी दी। इस तरह से धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और जो नमक पहले सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, वो 90s आते आते सेहत का सवाल बन गया। और फिर दोस्तों, अपनी इन्हीं स्ट्रैटेजीज के दम पर टाटा सॉल्ट ने ब्रांडेड सॉल्ट मार्केट में ऐसा कब्जा जमाया
कि 90s के दौर में उसका मार्केट शेयर 80% के भी पार चला गया, यानी कि हर 10 में से 8 लोगों की थाली में टाटा सॉल्ट ही होता था। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज का खात्मा कर दिया, उसके बाद इंडियन FMCG सेक्टर में कई सारे नए प्लेयर्स ने एंट्री लेनी शुरू कर दी, जिनमें से एक था टाटा नमक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कैप्टन कुक। कैप्टन कुक नमक को मुंबई बेस्ड DCW लिमिटेड ने लॉन्च किया था, जिसका नाम ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक से इंस्पायर्ड था। अब कैप्टन कुक ने मार्केट में आते ही एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने आइकॉनिक डिटेक्टिव शो करमचंद की फेमस कैरेक्टर किट्टी को बना दिया अपना ब्रांड फेस। टीवी पर जब किटी ने कॉन्फिडेंटली कहा, कैप्टन कुक है वही जो आपके मनपसंद नमक में नहीं, इसमें है वही जो आपके मनपसंद नमक में नहीं। मैसेज साफ था कि जो नमक अब तक आपका मनपसंद था वो अब आउटडेटेड हो चुका है और नए मार्केट के लिए है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक की सबसे बड़ी USP थी उसका फ्री फ्लोइंग फॉर्मूला, मतलब उसमें ना तो लम्प्स यानी कि गांठें बनती और ना ही वो चिपचिपा होता था। ऐसे में लोगों को लगा कि ये ज्यादा रिफाइंड और मॉडर्न प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग टाटा को छोड़कर कैप्टन कुक पर मूव करने लगे। उस दौर में दूरदर्शन भारत की 70% आबादी तक पहुंच रखता था और कैप्टन कुक ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने दूरदर्शन पर एग्रेसिव एड कैंपेन चलाया और जैसे ही ZTV लॉन्च हुआ वो वहां भी पहुंच गए। ZTV की लो कॉस्ट एड स्लॉट्स को पकड़कर कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली अपने ब्रांड को प्रमोट किया। जहां टाटा सॉल्ट खुद को सिंपली आयोडाइज सॉल्ट कह रहा था, वहीं कैप्टन कुक ने कहा कि हम न सिर्फ सेहत बल्कि आपकी सहूलियत का भी ख्याल रखते हैं। इन सभी एफर्ट्स के बाद कैप्टन कुक की सेल बढ़ने लगी और शुरुआती दौर में तो कंपनी का दावा था कि हर साल ब्रांड 300% की स्पीड से ग्रो कर रहा था। इसके अलावा सिर्फ 4 सालों में ही ये 100 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया और दोस्तों इसे FMCG की दुनिया में एक ड्रीम डेब्यू माना गया था। लेकिन फिर आई वो घड़ी जब इस चमकते सितारे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। असल में कैप्टन कुक ने खुद को प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह पेश किया था, इसीलिए जहां टाटा सॉल्ट 2 रुपए पर केजी मिल रहा था, कैप्टन कुक ने अपना प्राइस रखा 3 रुपए पर केजी, मतलब टाटा नमक से सीधा 50% ज्यादा। उनका सिंपल सा मैसेज था कि हम महंगे हैं क्योंकि हम बेटर हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही थी। कैप्टन कुक इतना सॉफ्ट और कम नमकीन था कि लोगों को ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ रही थी, यानी एक तो महंगे दाम में खरीदो, ऊपर से खपत भी ज्यादा। टाटा ने इस गैप को परफेक्टली समझा और 1998 में एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया। उन्होंने अपनी नई टैगलाइन रखी साल्टियर सॉल्ट, यानी ज्यादा नमकीन वाला नमक। मतलब कैप्टन कुक की जो कमजोरी थी टाटा ने उसी को ही अपना USP बना लिया। साथ ही टाटा ने कैप्टन कुक की तरह अपने नमक को भी फ्री फ्लोइंग बना दिया, यानी अब टाटा सॉल्ट भी बिना अटके आसानी से गिरने लगा। और इस चीज को उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट्स में बड़े दमदार विजुअल्स के साथ में दिखाया, जैसे कि नमक बह रहा हो। अब दोस्तों सीन साफ था, टेस्ट में टाटा पहले से ही आगे था, अब टेक्सचर में भी वो फ्री फ्लोइंग हो गया और प्राइस तो उनका शुरू से ही लॉजिकल था। तो फिर अब लोग कैप्टन कुक को क्यों ही खरीदते। धीरे धीरे कंज्यूमर्स ने फिर से टाटा की तरफ रुख किया और कैप्टन कुक की मार्केट प्रेजेंस धीमी पड़ने लगी। इसी दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्च किया अपना खुद का ब्रांड अन्नपूर्णा सॉल्ट। इसने खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों अब नमक वाले मार्केट में हो गया 3 तरफा मुकाबला, टाटा वर्सेस कैप्टन कुक वर्सेस अन्नपूर्णा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया कैप्टन कुक पीछे होता गया और टाटा और अन्नपूर्णा आगे निकलते चले गए। कुछ सालों के बाद HUL ने कैप्टन कुक को एक्वायर कर लिया और उसे सिर्फ नाम मात्र का ही प्रेजेंस में रखा। लेकिन 2012 के बाद से कैप्टन कुक का नाम और एडवर्टीजमेंट्स दोनों ही गायब हो गए। आज अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे तो आपको कहीं भी कैप्टन कुक का नाम ही नहीं मिलेगा, जैसे कि वो ब्रांड कभी था ही नहीं। वहीं अन्नपूर्णा सॉल्ट आज भी मार्केट में है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड एरियाज तक ही सीमित होकर। साल 2000 के आसपास कई दूसरे ब्रांड्स जैसे डांडी और आशीर्वाद भी मार्केट में एंट्री ले चुके थे, लेकिन कोई भी टाटा सॉल्ट को पीछे नहीं छोड़ सका। पर हाँ, HUL ने अन्नपूर्णा को पुश करने के लिए एक स्मार्ट प्रमोशनल कॉम्बो भी निकाला, जैसे कि 1 kg अन्नपूर्णा सॉल्ट के साथ में क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू के 2 सैशे मुफ्त में मिलते थे, ताकि बायर्स को लगे कि एक प्रोडक्ट के प्राइस में डबल फायदा हो रहा है। लेकिन इसके जवाब में टाटा सॉल्ट ने ना प्रोडक्ट का प्राइस कम किया और ना ही किसी तरह का ऑफर रखा।
बल्कि उसने भी एक इमोशनल एड निकालकर लोगों को बताना शुरू किया कि हर नमक टाटा जैसा नहीं होता। नमक का हर नारंगी पैक टाटा नमक नहीं होता। ऐसे में जिस नमक को अपनाने के लिए शुरुआत में लोगों ने ही इनकार कर दिया था, आज उसी को इंडिया के 22 करोड़ घरों में 90 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल टाटा सॉल्ट 4 लाख से 6 लाख टन नमक प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं अगर हम टाटा नमक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी ने हर टेस्ट और हर हेल्थ नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को सोच समझकर एक्सपेंड किया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए लो सोडियम वाला टाटा सॉल्ट लाइट, रिच मिनरल्स हिमालयन पिंक सॉल्ट के लिए टाटा रॉक सॉल्ट, डाइजेस्टिव बेनिफिट्स के लिए टाटा ब्लैक सॉल्ट, और जिनमें आयरन की कमी हो या एनीमिया का खतरा रहता हो उनके लिए टाटा सॉल्ट प्लस। मतलब कि हर किचन, हर डाइट और हर बजट के लिए टाटा सॉल्ट के पास एक परफेक्ट वेरिएंट मौजूद है। यही वजह है कि मार्केट में चाहे कितने भी कॉम्पिटिटर क्यों ना आ जाएं और वो अपने नमक को कितना भी प्रमोट कर लें, लेकिन फिर भी टाटा नमक इंडिया का नंबर 1 सॉल्ट ब्रांड बना हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि भरोसे की लेगेसी बन चुका है। वैसे आपके घर में किस ब्रांड के नमक का इस्तेमाल होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।